साथियों नमस्कार। अजय जोशी, इंदौर कार्यक्रम नेचुरोपैथी परिवार इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सबको स्वागत करता हूं। और आज मुझे होस्ट की जिम्मेदारी मिली है, तो आज मेरी डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि आज का जो विषय है विभिन्न ऋतुओं के आचरण योग्य आहार और विहार। तो आज के जो स्पीकर हैं, मैं उनसे बहुत ही सीखता हूँ, हर पल से सीखता हूँ, और मुझे सौभाग्य है कि उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता है और हमेशा वो मेरे साथ है। तो आप सबकी मदद से मैं बुलाना चाहूंगा आज के इस विषय को लेने के लिए आपके अपने मित्र डॉक्टर अजय जोशी, यानी आपके परम मित्र। नमस्कार जी। तो आज जो हम विषय पे बात करने वाले हैं, है ना, विभिन्न ऋतुओं में आचरण योग्य आहार विहार, क्योंकि जो हमारे शरीर पर खान पान ऋतुओं का और परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक ऋतु में कोई एक दोष बढ़ता है तो कोई शांत होता है, और दूसरी ऋतु में कोई दूसरा दोष बढ़ता है तो अन्य शांत होता है। इस प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ साथ ऋतुओं का भी गहरा संबंध है। अतः आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में प्रत्येक ऋतु में दोषों में होने वाली वृद्धि, प्रकोप या शांति के अनुसार सब ऋतुओं के अलग अलग प्रकार के खान पान, रहन को यदि हम बोले आहार विहार का उल्लेख किया जाए। हम उसी के बारे में बात करें। इसके अनुसार यदि आहार विहार अपनाने से स्वास्थ्य की रक्षा तो होती है, तथा मनुष्य रोगों से भी बच जाता है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार, जैसे हम लोग इंदौर में मालवा प्रांत, वह प्रांत, जैसे अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार एक वर्ष में मुख्यतः 3 ऋतुएं या मौसम आती है: ठंड, गर्मी और बरसात। इन तीनों में यदि हम देखें तो शरीर के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं, है ना। और ये मौसम, तीनों मौसम को हम 6 ऋतुओं में बांट सकते हैं। ये ऋतु है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। अब प्रत्येक ऋतु जो होती है दो दो मास की होती है। यदि अपन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कहें तो दो दो मास की होती है, और हिंदी कैलेंडर में भी दो दो मास की होती है। जैसे चैत्र वैशाख में बसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण भादो में वर्षा, अश्विनी कार्तिक में शरद, मार्गशीर्ष पौष माह में हेमंत और मार्ग फागुन में शिशिर ऋतु होती है। इन ऋतुओं का जो आधार है वो सूर्य की गति है, जिसे हम अयन कहते हैं। अयन का मतलब उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तरायण के हिसाब से ये ऋतुओं का। अब ये छोटा सा प्रश्न आता है कि आहार और विरुद्ध आहार क्या है ना। आहार हमको सब पता है जो हम खाते हैं, पर क्या विरुद्ध आहार है, तो हमको ये समझना है किसके साथ क्या खाया जाए, क्या न खाया जाए, है ना। शादियों में, पार्टियों में हमने देखा है कि लोग बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं, है ना। कई दिन पेट खराब होता है और कुछ समस्याएं पैदा होने लगती है, क्योंकि होता क्या है, जो पार्टियां होती है या होटलों का खाना होता है, ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि किस चीज का क्या नहीं देना है ना। तो यहाँ बेमेल भोजन आता है, इसको हम विरुद्ध आहार बोलते हैं। तो बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका मेल हेल्थ को बेमेल उसका नुकसान पहुंचाता है, और बहुत सारे खाद्य पदार्थ इसका मेल आपस में फायदा पहुंचाता है। आयुर्वेद में ऐसे कई नियम बनाए, नेचुरोपैथी में कई नियम बताए हैं, जिसमें हम विरुद्ध आहार का नियम मुख्य है ना। तो विरुद्ध आहार के अंतर्गत हमको ये देखना है कि खाद्य पदार्थ हमें क्या नहीं खाना है, और विरुद्ध आहार को हमको समझना है। अब ये विरुद्ध आहार है क्या? ऋतुचर्या के पहले विरुद्ध आहार का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ तो स्वभाव से ही हानिकारक होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अकेले ही बहुत गुणकारी होते हैं स्वास्थ्य। लेकिन जब इन्हीं पदार्थों को किसी अन्य पदार्थ के साथ लिया जाए जो फायदेमंद है, तो स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। विरुद्ध आहार का सेवन करने से कई प्रकार के रोगों का खतरा होता है, क्योंकि ये आयुर्वेद के अनुसार रक्त, है ना, रस, रक्त और धातु को दूषित करते हैं, वायु पित्त कफ दोष बढ़ाते हैं, और मल को शरीर से बाहर नहीं निकलने देते हैं।
इससे होता क्या है, कई बार आपको गंभीर रोग का कारण समझ में नहीं आता है। असल में उसका कारण विरुद्ध आहार होता है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि इस प्रकार विरुद्ध आहार के लगातार सेवन करने से ये शरीर में धीरे-धीरे दुष्प्रभाव डालते हैं और धातु और मल को दूषित कर देते हैं। ये विरुद्ध आहार कई प्रकार के रोग को जन्म देते हैं। तो विरुद्ध आहार है क्या? तो सबसे पहले हमको देखना है देश की दृष्टि से विरुद्ध आहार। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जिस मौसम में आप रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वहीं का हमको लोकल फूड खाना है। पर देश विरुद्ध आहार जैसे नमी प्रधान स्थानों में नमी वाले, चिकनाई युक्त ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करना मना होता है ना? जहाँ नमी प्रधान देश है, वहां हमको नमी नहीं चाहिए, विरुद्ध आहार हो गया। मौसम के विरुद्ध आहार जैसे ठंड में ठंडी चीजें खाना, रुकी चीजें खाना हानिकारक है। जैसे गर्मी में गर्म चीजें खाना हानिकारक है। हमको ये ध्यान रखना है कौन सी सीजन में क्या खाना है, पर इसमें कई मिथ्स हमारे पास जुड़ी हुई है, कई गलत अवधारणाएं जुड़ी है। जैसे दही ठंडा होता है, दही का स्वभाव गर्म है, छाछ ठंडी होती है, पर हमको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर समझना पड़ेगा अमरूद ठंड के मौसम में आता है, तो अमरूद ठंडा नहीं होता है, पर हमको क्या हो रहा है, थोड़ी सी इन जानकारी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर पाचक अग्नि की दृष्टि से जैसे इनकी पाचन शक्ति कमजोर है, तो उनको भारी चिकनाई युक्त ठंडे और मिठास युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। और जिनकी पाचन शक्ति मजबूत है, जैसे आप देखोगे ना मंदिर के पंडे पुजारी या किसान वर्ग या हार्ड वर्क करने वाले, ये हर भोजन को पचा लेते हैं। पर जो मेंटल वर्क करते हैं, दिमागी काम ज्यादा करते हैं, फिजिकल वर्क कम होता है, उनको ज्यादा चिकनाई युक्त ठंडे भोजन नुकसान करते हैं। फिर मात्रा की दृष्टि से, मात्रा मतलब क्वांटिटी नहीं, यहाँ मैं ये बात करना चाहूंगा किसके साथ किसका मिश्रण। जैसे शहद और घी दोनों अमृत है, और दोनों को समान मात्रा में यदि मिला लिया जाए तो जहर का काम करते हैं। तो ऐसे हमें मात्रा की दृष्टि से, फिर मात्रा की दृष्टि से ये भी बताना चाहूंगा कि देश परिस्थिति काल पुरुष महिला है ना, उम्र के हिसाब से भी मात्रा डिसाइड होती है। दोष की दृष्टि से, दोष की दृष्टि से हम यदि देखें तो वात प्रकृति वालों को वात बढ़ाने वाले पदार्थ, कफ प्रकृति वालों को कफ बढ़ाने वाले पदार्थ नहीं लेना चाहिए। एक परिवार में दोनों दोष वाले लोग हो सकते हैं, तो हमको ये देखना है कि वात प्रकृति है तो हम वात नाशक लें, कफ प्रकृति है तो कफ नाशक लें। जैसे अड़ूसा कफ नाशक, अभी इस मौसम के लिए सबसे बढ़िया अड़ूसा है, तुलसी है, दालचीनी है, इनका प्रयोग बढ़ा है ना। फिर संस्कार या बाय नेचर या पकाने की दृष्टि से, जैसे खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तन में पका के खाना, ये विरुद्ध आहार हो गया है ना, ये हमको ध्यान रखना है। फिर पाचन के आधार पे यदि कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमजोर है, इस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उस समय हमको है ना कब्ज को रोकने वाले, पेट साफ करने वाली चीजें लेना चाहिए। जिनको पेट ज्यादा साफ हो रहा है उनको है ना फाइबर रिच ज्यादा लेना चाहिए। फिर शारीरिक दृष्टि से अपन बात करें तो अधिक चर्बी वाले मोटे व्यक्ति घी, मक्खन, तेल आदि का सेवन कम करें, है ना। और जो कमजोर व्यक्ति हैं, दुबले पतले व्यक्ति हैं, वो रुक्ष और हल्के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, थोड़ा हमको ध्यान रखना है। ठीक है, सहयोग की दृष्टि से, सहयोग मतलब कॉम्बिनेशन, गुड कॉम्बिनेशन है ना, कुछ पदार्थों के साथ आपस में मिलाकर सहयोग के विरुद्ध है। आम धारणा है कि हम लोग दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, उसके साथ में नमकीन जरूर खाते हैं, तो दूध और नमक ये विरुद्ध आहार है। खट्टे पदार्थ का दूध नहीं लेना चाहिए, दूध के साथ तरबूज खरबूज नहीं खाना, है ना। दूध के साथ लवण युक्त पदार्थ है ना, जैसे नमक वगैरह, पर है ना बिस्किट का आम भोजन चल रहा है, इसको हमको देखना। रुचि की दृष्टि से यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमारे शरीर में ही चिकित्सक बैठा है, ऑटो इम्यून सिस्टम है, तो जो हमारी रुचि है, अच्छा न लगने वाला भोजन व्यवस्था से नहीं करें, क्योंकि अब अच्छा न लगने वाला भोजन शरीर में फायदा करने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है। फिर हमको ये लिस्ट बना लेना है, दूध के साथ क्या नहीं लेना, दही के साथ क्या नहीं लेना, शहद के साथ क्या नहीं लेना, है ना। फिर गर्म, जैसे हम नींबू पानी शहद वो लेते हैं, शहद तो शहद गर्म पानी में, गुनगुने पानी में ले सकते हैं। इन सब चीजों को हमको समझना पड़ेगा।
ये सब चीजें हमने समझ ली तो हम विरुद्ध आहार से होने वाले रोगों से बच सकते हैं और कई रोगों से जैसे स्किन डिसीज, फूड पॉइजनिंग, है ना, फर्टिलिटी की चैलेंज, पेट में पानी भर जाना, ये चीजें खत्म हो जाती है। तो हमको हितकारी भोजन लेना है, हितकारी भोजन हमको बहुत फायदा पहुंचाता है, तो उनको लेना चाहिए। अब खाद्य पदार्थों को ज्यादा खा लें तो उसका भी तो थोड़ा हमारे इसमें बताया है ना, कि उनके साथ क्या खाएं। जैसे कोई चीज ज्यादा खाए तो उसका भी तोड़ खाए, जैसे चने के साथ गुड़ का कॉम्बिनेशन है, मूंगफली के साथ गुड़ का कॉम्बिनेशन है ऐसा। और बहुत लंबी लिस्ट है और ये जो पहला प्रोग्राम हो चुका है ऋतुचर्या आहारचर्या, उसके ऊपर इसके बारे में हमने विस्तृत बात की है। यहाँ जो हमारा मेन विषय है वह है संतुलित आहार और ऋतुचर्या। ठीक है, तो यहाँ विभिन्न व्यक्तियों की पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, पौष्टिक तत्वों में अलग अलग आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है उनकी एज के ऊपर। एज मतलब यदि बाल्यावस्था में जब शरीर विकसित होता है तब बालक को, है ना, या अर्ली एज में विटामिन मिनरल्स इसकी प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है ना, और इस समय पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसी प्रकार वृद्धावस्था में पाचन शक्ति दुर्बल होती है और शाम में प्रोटीन पचता नहीं है, तो शाम में दालें वगैरह। तो यहाँ उम्र का एज फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। फिर काम करता है एटमॉस्फेयर, जलवायु। शीत प्रधान देश जो होते हैं जहाँ, है ना, ठंडक है या जहाँ गर्मी है, तो शीत प्रधान देशों में भोजन की आवश्यकता ठंडे देशों में, है ना, अधिक लगती है, जबकि गर्मी वालों में भोजन की आवश्यकता कम पड़ती है ना। फिर मेल फीमेल है ना, तो पुरुषों की अपेक्षा नारी में भोजन को या मिनरल की, विटामिन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो उनको ध्यान देना चाहिए। फिर उनका परिश्रम करने का तरीका, शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति, उनमें एनर्जी ज्यादा होता है, तो उनको भोजन में कम मात्रा पर प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए, ध्यान रखना है। अब यहाँ ऋतुचर्या पे आए तो सब्जी का उपयोग भी मौसम परिवर्तन द्वारा नियंत्रित होता है। अप्रैल से सितंबर तक लौकी, कद्दू, तोरई, या मैं कहूँ मार्केट में जो आसानी से उपलब्ध है सस्ती सब्जियां हैं, रीजनेबल सीजनेबल चीजें खाना फायदा करता है। ऋतुचर्या में हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं ऋतुचर्या मौसम के अनुसार आहार विहार। इसमें कोई आपके सवाल हो तो आप जरूर इसमें बताएं, ताकि उस सवालों को मैं कवर कर सकूं, क्योंकि आज मुझे होस्ट की भी भूमिका निभाना है और आपके साथ बात भी करना है। डबल रोल में हूँ, डबल जिम्मेदारी में आपका सहयोग लगेगा। अब मौसम के अनुसार खान पान क्यों, है ना, तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना है व्यक्ति का खान पान से गहरा संबंध है। जैसा खायन वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। तो हमें खाने में और पीने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो प्रातःकाल भोजन ठंडी प्रकृति का करे और मिर्च मसाला कम लेवे। गर्म प्रकृति का व्यक्ति को आहार सुबह सुबह नहीं लेना चाहिए। इसके विपरीत ठंडी प्रकृति का स्वभाव व्यक्ति प्रातःकाल का भोजन गर्म प्रकृति का करे, ठंडी प्रकृति वाला आहार नहीं करे। जिनको कफ वगैरह है सुबह का नाश्ता अवॉइड कर सकते हैं। फिर कुछ खाद्य पदार्थों को खान पान के रूप में ग्रहण किया जाए तो शरीर का तापमान बढ़ा देते हैं, जबकि ऐसे ही खान पान ठंड के मौसम में ग्रहण किए जाए तो टेम्परेचर को बैलेंस कर देते हैं। जब प्रकृति का तापमान अधिक होता है तो जठराग्नि मंद हो जाती है, किंतु जब प्रकृति में ठंडक होती है तो जठराग्नि तीव्र हो जाती है। आपने देखा होगा ठंड के मौसम में अच्छा खाने में आता है, गर्मी के दिनों में कम खाने में आता है। इसका मुख्य कारण वही है कि जब प्रकृति में ठंडक होती है जठराग्नि तीव्र हो जाती है। यही कारण है कि ठंड के मौसम में गरिष्ठ भोजन आसानी से पच जाता है। इसलिए हमको ऋतुचर्या समझना बहुत जरूरी है। सामान्यतः सर्दी कहें, गर्मी कहें, बारिश, इन तीनों ऋतुओं को मुख्य रूप से सभी जानते हैं, पर जैसे हमने इन तीन ऋतुओं को भी, है ना, और भागों में बांटा है, तो उसको हमको समझना पड़ेगा हमने, है ना। तो हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी जो वर्तमान में चल रहा है हेमंत और शिशिर ऋतु, है ना। ये अधिक मास चल रहा है, तो ये अक्टूबर नवंबर में ये मौसम आता है। इस ऋतु में ठंडक होने से कफ और
वात बढ़ जाता है। वायु पित्त कफ की हम यदि बात करें तो सेहत बनाने के लिए ये ऋतु सबसे अच्छी है। अभी मैं कभी किसी से बात कर रहा था तो बोले सर सर्दी का मौसम आ गया, बीमारी का मौसम आ गया। मैंने कहा बीमारी का नहीं, ये सेहत बनाने का मौसम है। इसमें लाभदायक क्या है? मिठाई, जो कि त्योहार में हम खाने वाले हैं, खटाई, नमकीन पदार्थ, पौष्टिक, शक्तिवर्धक और गुणकारी भोजन, दूध, घी, जो होता है मेवा की मिठाई, गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, बेसन के लड्डू। इसीलिए इस मौसम में ये दिवाली पर्व मनाया जाता है, दशहरे दिवाली तक, कि हम इस चीज को खाएं। गाजर, अमरूद, केला, संतरा, सीताफल भी बहुत आ रहा है, चीकू, चावल की खीर, उड़द, तिल के लड्डू। हाँ, इन सबको साथ में पचाने के साथ हमें व्यायाम और योगासन जरूर करना है। तेल में मालिश, उपटन लगाना, गुनगुने पानी से नियमित स्नान करना यदि हमारी तासी ठंडी है तो, और गर्म प्रकृति है तो गुनगुने पानी में ठंडे पानी का नल खोल के स्नान कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें हानिकारक क्या है ना? जो हमने हेमंत और शिशिर ऋतु देखी, अगन और पौष माह, इसमें हानिकारक है आलस्य करना, दिन में सोना और ज्यादा देर खाली पेट रहना। ज्यादा खाली पेट रहना मतलब 4 से 6 घंटे में भोजन का टाइम में भोजन कर लेना है। बार बार भोजन भी निषेध है। फिर इस मौसम में करेला, बैंगन, ठंडा और बासी भोजन नहीं खाना है, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है, ठंडी हवा से बचना है। फिर जितने भी अप्राकृतिक पेय पदार्थ है, ठंडे पदार्थ हैं, उनसे अवॉइड करना है। ठीक है। अब इसके बाद आती है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु मतलब माघ और फागुन का महीना, है ना, गुड़ी पड़वा जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो ये शीत ऋतु की ठंडक की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु के बीच का मौसम होता है, और दोनों मौसम का इस समय प्रभाव होता है। ये मौसम सुहाना और मनोहारी है। इस मौसम को मौसम में बाहर कहते हैं। वास्तव में ये संतुलन बनाने की ऋतु है। इसमें खान पान की आदत में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय होता क्या है, ठंड में जो संचित कफ है ना, वो गर्मी बढ़ने के साथ साथ पिघलने लगता है। इन दिनों में सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश बढ़ जाती है। इस बचाव के लिए सौंठ, काली मिर्ची, पीपली का चूर्ण, दूध, हल्दी, इसको हम गोल्डन मिल्क बहुत चल रहा है, इसके फायदेमंद होता है। अब लाभदायक क्या है इस ऋतु में, बसंत ऋतु में हम क्या लें? तो जल्दी हजम होने वाला सुपाच्य पदार्थ, छिलके वाली मूंग दाल, हरी साग सब्जी, अदरक, गाजर, मूली, हल्दी, मतलब जो कफ नाशक हो वो लेना है। मेथी, लहसुन, पपीता, सफेद तिल। फिर प्रातः जल्दी उठ के घूमना, योगासन, हल्का व्यायाम, पानी में तैरना, उपटन लगा के मालिश करना। हानिकारक क्या है इस समय? खटाई, चिकनाई, भारी और मीठे पदार्थ। जो मीठे पदार्थ खा चुके हैं उसको पचाने के लिए ये हमें मीठे पदार्थ का त्याग करना। दिन में सोना। फिर यहाँ भिंडी, ककड़ी, केला, दही से बने पदार्थ लाइक लस्सी, श्रीखंड, इनको अवॉइड करना चाहिए। ये हमारी ऋतु हुई माघ और फागुन, मतलब वसंत ऋतु। वसंत ऋतु से अपन आते हैं ग्रीष्म ऋतु, है ना। ये जो होती है ग्रीष्म ऋतु, ये आती है अप्रैल जून पर। अभी यहाँ 1 महीना वो आ गया है, तो मई जून में आने वाली है गर्मी का मौसम। तो इस समय होता क्या है, पित्त की अधिकता होती है। तेज सूर्य किरणों के कारण शरीर का तेलीय अंश सूखने लगता है, प्यास अधिक लगती है। इस समय लाभदायक क्या है? इस समय लाभदायक है तरल, ठंडे, मीठे और रसीले पदार्थ लेना चाहिए। मौसमी फल का सेवन, आंवले का मुरब्बा, नींबू का शरबत, सूखे धनिए का पानी या पंजीरी, संतरा, मौसमी, केला, आम, ककड़ी, अमरूद, खजूर, नारियल पानी, तरबूज और शुद्ध घी का प्रयोग यहाँ हमको लेना चाहिए, है ना। शुद्ध घी पाचक होता है, अशुद्ध घी नुकसान करने वाला होता है, तो हमें अशुद्ध घी से हमेशा बचना चाहिए। और क्या लाभदायक है ना, या दूध, दही, छाछ, केरी का पन्ना जिसको हम आम का पन्ना बोलते हैं, गुड़ पानी। गुड़ पानी क्यों बोला? जो कि गुड़ गर्म होता है, पर यदि गुड़ को पानी में गला दिया जाए तो उसकी तासीर बदल जाती है, और ये मोटापा दूर करने के लिए एक अचूक इलाज है। पर इसको कब लेना है? गर्मी के मौसम में।
धूप से बचने के लिए सिर और कान बांधकर 1 गिलास पानी पी के घर से निकलना गर्मी में। सूर्योदय से पहले उठकर घूमने जाना, हल्का व्यायाम करना। इसमें हानिकारक क्या है? नमकीन, खटाई युक्त कड़वे, तेज मसालेदार पदार्थ, तेज धूप में घूमना, ये चीजें अवॉइड करना चाहिए। अब गर्मी आ गई, अब आया वर्षा ऋतु, है ना। ग्रीष्म के बाद आई वर्षा ऋतु, मतलब सावन भादो, जुलाई अगस्त, क्योंकि अधिक मास की वजह से। इस ऋतु में क्या होता है? वात की अधिकता होती है, पाचन क्रिया मंद हो जाती है, भीषण गर्मी को राहत देने वाला सुहानी ऋतु है। इस मौसम में वर्षा का जल गर्मी में तपी भूमि पर गिरने से जमीन की गर्मी बाहर आती है, जिसे हम तवा गर्म करके पैंडल छन्न आवाज आती है, वैसा मौसम होता है। इसलिए होता क्या है? अम्ल रस बढ़ जाता है, तो पाचन शक्ति कमजोर होने से हल्का फुल्का खाना, सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। दलिया, खिचड़ी, अंकुरित, ये चीजें हम ले सकते हैं। छिलके वाली मूंग की दाल, सेंधा नमक, अदरक, है ना, ये चीजें लेना चाहिए। साफ शुद्ध जल ज्यादा पीना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। हानिकारक क्या है? तले हुए, खट्टे, नमकीन, मिर्च मसाले, बेसन और दही, है ना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बेसन और दही भी बेमेल भोजन है। बेसन अपने आप में अच्छा है, दही अपने आप में अच्छा है, पर दूध के साथ दही हमेशा निषेध करना चाहिए। फिर हानिकारक है हरी सब्जियों का प्रयोग, क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होते हैं? प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती, इससे हरी सब्जियों में, है ना, कीट वगैरह का डर होता है, इसलिए त्याग करना चाहिए। ज्यादा समय पानी में गिले होना, है ना, ये चीजें हमको ध्यान रखना। फिर आती है शरद ऋतु, वर्षा के बाद। ये ऋतु में क्या होता है? पित्त की अधिकता होती है। पित्त की अधिकता होने से ये वर्षा और ठंड के बीच का मौसम है ना। तो इस दिनों में धूप तेज हो जाती है, पित्त बढ़ने के कारण पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे भूख कम लगती है। इस समय चावल की खीर ना, आपने देखा होगा, जो 16 श्राद्ध आते लगभग इन्हीं समय में आते हैं, शरद ऋतु में ही, है ना। शहद, धनिया का शरबत, मीठे हल्के भोजन का करना है। हानिकारक क्या है? कड़वे पे, घी इस समय अवॉइड करना चाहिए। खट्टे तेज फल, है ना, बेसन में कड़ी, अचार, प्याज, लहसुन इस समय अवॉइड करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। तो ये हमने चीज सीखी पूरा, है ना, 3 ऋतु और 6 या 3 मौसम, 6 ऋतु के बारे में देखा। अब इसमें जो ऋतु ऋतु के बीच में आती है, ऋतु संधि कहलाती है। तो ऋतु संधि क्या है, इसको हम समझते हैं। क्योंकि ये ऐसा मौसम होता है, जब एक मौसम जाता है वो अपना असर कम करता है, दूसरा मौसम अपना असर बढ़ाता है। ये जो मिलन बिंदु होता है, इसको हम अलग अलग बिंदुओं पर हमारी शारीरिक क्रिया और शारीरिक की इम्यून सिस्टम पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। पर 2 ऋतुओं के बीच का समय हमारे शरीर के लिए सेंसिटिव होता है। तो सिंधु का काल का अर्थ है समाप्ति होने वाली ऋतु का अंतिम सप्ताह और प्रारंभ होने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, है ना। इस प्रकार जो 15 दिन की अवधि होती है, इसमें रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचाव के लिए हमें मौसम के अनुसार खान पान का ध्यान रखते हुए ऋतु के आहार को धीरे धीरे परिवर्तित करना चाहिए। एकदम परिवर्तित करेंगे तो फायदे की वजह नुकसान हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। ऋतु के अनुसार जो हमारा आहार है, उसकी योजना पंच तत्वों आयुर्वेद के वात पित्त कफ के परिवर्तन के आधार पर होना चाहिए। रोग ग्रसित या कमजोर व्यक्ति को रोग के अनुसार ही आहार लेना चाहिए। और यहाँ एक चीज हमेशा बोलना चाहूंगा, योग प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार ये जो ऋतु संधि होती है, इस समय शंख प्रक्षालन यदि कर लिया जाए तो पूरे साल हम स्वस्थ रहते हैं। तो हमें जब भी ऋतु संधि होती है, उस समय हमको शरीर के शोधन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आहार के अंदर जैसे हमने पथ्य अपथ्य की बात की, तो यहाँ उसको फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा। जो आहार शरीर और मन के लिए लाभकारी है, पथ्य आहार है, और जो इसके मन और शरीर के विपरीत काम कर रहा है, वो नुकसान वाला, इसे अपथ्य आहार कहते हैं। अधिकतर रोग अपथ्य या कुपथ्य से ही पैदा होते हैं, है ना। कुपथ्य रोग से शरीर में ज्यादा नुकसान होता है, तो कुपथ्य का त्याग करना, पथ्य का सेवन करना। फिर
ये यदि हमने कर लिया तो हम दवाइयों से बचे रहेंगे और हमारा दवाइयों से ज्यादा रोग बढ़कर रोग दूर करने वाला तथा प्रकृति पदार्थ सबसे सरल और सुलभ साधन है। इसके लिए किसी आहार विशेषज्ञ ने बहुत अच्छी चीज कही है, जो होटलों में खाते हैं वो हॉस्पिटलों में पड़ते हैं। यहाँ एक कोटेशन के ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा, आहार ही औषधि है ना। फिर आहार शरीर के लिए हो, न कि शरीर आहार के लिए। स्वास्थ्य भोजनशाला में ही बनता है, भोजनशाला में ही बनता है। फिर बहुत बड़ा कोटेशन किसी ने लिखा है, इसको क्या खाने को दिया जाए ये उसकी आयु, पेशा, मौसम और उसके लिंग, स्त्री पुरुष पर निर्भर करता है। दवाइयों की अपेक्षा संतुलित भोजन ज्यादा स्वास्थ्य करता है ना। हमको ये ध्यान करना है, हमेशा हितकारी भोजन लें, संयमित भोजन लें, नियत समय पे लें और स्वास्थ्य के साथ साथ इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करें, है ना। तो हितकारी भोजन क्या है? हितकारी भोजन के लिए, है ना, जिस प्रकार कोई आहार अकेला खाया जाए तो लाभ होता है, वही आहार दूसरे के साथ मिला के खाया जाए तो दुगुना लाभ करता है। इसको हितकारी भोजन करते हैं। हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार जीवन का है मुख्य आधार, इसका ध्यान रखना है ना। तो विभिन्न ऋतुओं में हमें आहार विहार पे ध्यान देना है, खाने पीने पे ध्यान देना है और सबसे पहले ये ध्यान रखना है आहार क्यों। तो हमने ऋतुचर्या पे बात की, अब हम बात करते हैं आहार क्यों और कैसे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है जो क्यों खाएं। हमेशा ध्यान रखना, पशु खाता है केवल पेट भरने के लिए, मूर्ख खाता है केवल स्वाद के लिए, चतुर खाता है शक्ति के लिए और संत खाता है साधना के लिए। हमें ये देखना है हमें क्या खाना है, पशु, मूर्ख, चतुर या संत। कब खाएं? भूख लगने पे, उसका टाइम पे। भूख की को दबाए नहीं, कुछ भी चाय दूध या नाश्ता करके उसको दबाने की जरूरत नहीं। कितना खाएं? भूख से आधा खाएं, चौथाई वायु के लिए रखें और शेष जल के लिए रखें। कोशिश करें कि भोजन के साथ जल अवॉइड करें, पर जल भर के जरूर रखना है, क्योंकि खाना खाते वक्त कई बार आहार नली में फंस जाता है, तो उसमें पानी पीना है ना। और थोड़ा यदि ठसका लग रहा है, गले में फंस रहा है, तो थोड़ा पानी पिया जा सकता है। अगर हमको मोटापा कम करना है तो खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना है, और यदि हमें दुबला पड़े खाने के साथ थोड़ा पानी लिया जा सकता है। क्या खाएं? शाकाहार खाएं, अन्न खाएं, शीघ्र पचने वाला खाएं, रसाहार खाएं, फलाहार करें, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक भोजन खाएं और नेचर के नजदीक रहें। ठीक है। और यदि हमारी पाचन शक्ति कमजोर है तो लीवर के लिए एक अचूक टॉनिक है। लीवर के लिए क्या करना है, लीवर के साथ हमको रात को सोने से पहले 2 चम्मच चावल 1 गिलास पानी में गला दे, उस पानी को छान ले, छने हुए जो वो है गले हुए चावल, उसको पक्षी को डाल दें या उसको, क्योंकि अब उसका कोई यूज नहीं है, वो जो बना हुआ पानी है उससे 1 चुटकी चावल 10 से 12 दाने फाँक के पानी पी जाएं, आपके पेट के कई विकार दूर हो जाएंगे और आपका लीवर, है ना, ये पेट संबंधी कई रोग ठीक हो जाएंगे। हमको ध्यान रखना है सफाई के लिए, है ना। पेट साफ नहीं होता है तो हम कुछ रेचक पदार्थ जैसे छाछ ले सकते हैं भोजन के साथ रात को सोने से पहले, उनको ने पानी में शहद और नींबू ले सकते हैं। अप्राकृतिक रेचक पदार्थ न लें, ये नुकसान, फायदे के बजाय नुकसान करते हैं। हाँ, महीने में 2 बार या महीने में 1 बार जब भी हमको ये लगता है कि कुछ हो रहा है तो हम त्रिफला चूर्ण या कोई ऐसा रेचक पदार्थ ले सकते हैं और हमें अपने शरीर पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की भाषा यदि आप समझ लेते हो तो आप कई रोगों से बच सकते हो, है ना। भोजन के कुछ नियम है, खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, कभी मत खाओ, और फ्रेश होने जाऊं या न जाऊं तुरंत जाओ, क्योंकि ये एक बेसिक नियम है। क्योंकि अगर इतिहास गवाह है कि कम खाने से लोग नहीं मरते या नहीं खाने से नहीं मरते, जितना भूखमरी से मरने वालों की संख्या कम है अधिक खाने वालों से, या
अति खाने वालों की संख्या ज़्यादा है, हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। भोजन चबा-चबा के खाएँ, भोजन के साथ पानी नहीं पिए। ऋतु अनुसार मौसम में जो आसानी से उपलब्ध है, ऋतु अनुसार भोजन लें और विभिन्न ऋतुओं का आचरण का पालन करें। आज यही मैसेज है आप लोगों के लिए। आज करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ का त्योहार, दिवाली के उत्सव का माहौल, आप सबका आने वाला समय मंगलमय हो। परिवार हमेशा दिनों-दिन प्रोग्रेस करे और आहार विहार के साथ स्वस्थ लाभ लें, इसी मनोकामना के साथ आज यही विराम लेता हूँ। आप लोगों से डॉक्टर मयंक पुरवाल विद होलिस्टिक हेल्थ शाम 5 बजे फेसबुक लाइव पे अपन फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अपने हिस्से का काम करें और परिवार की सबसे पहली सेवा आप मातृशक्ति हैं। आपको चूल्हे चूल्हे में खाने-पीने में ध्यान रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब आए, आपने समय दिया, इसके लिए